हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल पाटीदार न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज अपन नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री 12th क्लास के लिए। अपन ने 3 यूनिट पढ़ लिया है। आज अपन 4th यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, रासायनिक बल गतिकी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका और बहुत सिंपल यूनिट है। बस आपको इसमें कुछ बेसिक चीज़ें सीखना है। अगर वो आपने सीख लिया है तो आप इस यूनिट को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपन इसको स्टार्ट करते हैं। रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है? तो रासायनिक अभिक्रियाएं, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनकी अपन एक तो क्रियाविधि पढ़ते हैं। क्रियाविधि का मतलब ये होता है कि वो किस क्रियाविधि से हो रही है, कौन सा अभिकारक किसके साथ रिएक्शंस करके क्या बना रहा है पहले, फिर कैसे उत्पाद बन रहा है, वो सारी चीज़ें अपन सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। उसको अपन क्रियाविधि कहते हैं। और वो अभिक्रिया जो है वो किस वेग से हो रही है, ये दो चीज़ों का जिस शाखा के अंदर, रसायन की जिस शाखा के अंदर अपन किसी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि उसके वेग का स्टडी करते हैं, उसी को अपन कहते हैं रासायनिक बल गतिकी। मतलब आप बोल सकते हो कि रासायनिक बल गतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर अपन अभिक्रिया के क्रियाविधि और उसके वेग का, किस वेग से क्रियाविधि हो रही, वेग का मतलब अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ, किस क्रियाविधि से और किस वेग से अभिक्रिया हो रही है उसका अध्ययन करते हैं। उसी को अपन कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी। यहाँ पर काइनेटिक शब्द की अगर अपन बात करें तो ये शब्द, काइनेटिक शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्द काइनेसिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मूवमेंट या गतिशीलता, है ना। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें किस तरीके से गतिशीलता आ रही है, वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है, मतलब किस तरीके से अभिकारक जो है वो उत्पाद बना रहा है, ये अपन इसमें सीखते हैं। काइनेटिक शब्द आप लोगों ने पहले भी सुना है, बहुत सारी जगह सुना आपने। काइनेटिक एनर्जी सुना है, आप लोगों को पता होगा काइनेटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी, दो टाइप का एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब जो गति कर रहा है, गतिशील अगर कोई वस्तु है उसके अंदर जो ऊर्जा होती है उसको अपन काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, पता है आप सब लोगों को। तो बस यहाँ पर वही तो मतलब है, काइनेटिक का मतलब गतिशीलता। लेकिन यहाँ पर किसकी गति की बात करें, जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसकी गति की बात करें, इसलिए इसको कहते हैं रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि और उसके वेग का अध्ययन करते हैं, उसी को अपन कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी। अब यहाँ अपने को समझना है कि ये वेग होता क्या है, चाल, आपका स्पीड यहाँ पर क्या होता है। वेग मतलब चाल, वेग मतलब दर। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के लिए अपन दो शब्द यूज़ करते हैं, या तो वेग यूज़ करते हैं या फिर अपन कहते हैं दर कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अपन किसी की गाड़ी की स्पीड की बात कर रहे हैं तो वहाँ अपन चाल उसको बोलते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर। गाड़ी की चाल से आप क्या समझते हो कि आपकी गाड़ी जो होती है वो 1 घंटे में कितना दूरी तय करती है। अपन ऐसे ही कहते हो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से आपकी गाड़ी चल रही है, वही उसकी चाल होती है। कितने 1 घंटे में, यानी इकाई समय में। 1 घंटा मतलब क्या हुआ, इकाई समय। तो इकाई समय में आपकी गाड़ी कितना दूरी तय कर रही है, उसी को आप चाल कहते हो। तो यहाँ अभिक्रिया में भी सेम होता है। अभिक्रिया की अगर बात करें तो वेग को समझने पहले अभिक्रिया को समझते हैं, अभिक्रिया में होता क्या है। तो अभिक्रिया में क्या होता है, एक तो आपका होता है अभिकारक, इधर जो लिखते हैं उसको अपन अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अब अभिकारक जो है ये आपका क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। आप सब लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में यही होता है। ठीक है, इस साइड जो लिखते हैं वो अभिकारक है, अभिकारक से आपका क्या बनता है, उत्पाद बनता है। बीच में अपन एरो बनाते हैं, ये बताता है कि ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। अभिकारक से उत्पाद बनता जा रहा है, अभिक्रिया इस दिशा में चल रही है, ये डायरेक्शन बताता है एरो। तो इसी को अपन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो बस रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन देखो क्या हो जाएगी, दर या वेग को अपन आर से डिनोट करते हैं। आर इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, इकाई समय में। क्या लिखेंगे, जब भी अपन बात करते हैं किसी की चाल की तो हमेशा अपन इकाई समय पर ही बात करते हैं। आपने कभी ये कहते नहीं सुना होगा कि 2 घंटे में, अगर आपसे कोई स्पीड पूछेगा तो किस स्पीड से चलाता है गाड़ी, तो तुम कभी ये नहीं कहोगे कि 2 घंटे में मैं 50 किलोमीटर चलता हूँ, ऐसा नहीं कहोगे। आप हमेशा यही कहोगे कि 1 घंटे में मैं 30 किलोमीटर चलता हूँ, 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलता हूँ। तो आप इकाई में ही बात करते हो। कभी गाड़ी की एवरेज की भी बात करते हो तब भी अपन ये कहते हैं कि 1 लीटर में मेरी गाड़ी इतना किलोमीटर चलती है। ऐसा तो नहीं कहते हो कि 2 किलोमीटर में या 5 किलोमीटर में मेरी गाड़ी इतना किलोमीटर चलती है। तो इस तरीके से अपन इकाई समय में ही बात करते हैं। तो अभिक्रिया की दर में इकाई समय में क्या होगा, इकाई समय में क्या होता है, अभिकारक खर्च होता जा रहा है, उत्पाद बनता जा रहा है, दोनों की सांद्रताओं में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो आप लिख सकते हो कि इकाई समय में अभिकारक, या तो अभिकारक के फॉर्म में लिखो या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। बस यही आपका डेफिनेशन हो गया, यही आपका फॉर्मूला हो गया। इकाई समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया में इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाता है।
तो अभिक्रिया की दर मतलब समझ गए आप, इकाई समय में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन तो हो ही रहा है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझें तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जब अभिक्रिया चल रही होती है तब अभिकारक जो है उसकी सांद्रता में समय के साथ साथ इसकी सांद्रता में कमी होती है ना, ये कम होता जाता है क्योंकि अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, तो अभिकारक की सांद्रता क्या होती जाती है, कम होती जाती है, इसकी सांद्रता में कमी आती जाती है और उत्पाद की सांद्रता में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। ये आप लोग जानते हो। तो इस अभी जो ये डेफिनेशन अपन ने समझी, इसको थोड़ा सा और आप मॉडिफाई कर सकते हो। R = आप लिख सकते हो, नीचे तो वही आने वाला है आपका इकाई समय, मतलब समय में परिवर्तन, तो इकाई समय में, तो यहाँ लिख दिया मैंने इकाई समय। अगर अभिकारक के रूप में आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे, एक चीज़ और समझ लो कि जितने समय में ये अभिकारक खत्म होता है उतने ही समय में उत्पाद भी बनता है। तो आप ये दोनों जो हैं दोनों बराबर होते हैं, है ना, इसके खर्च होने की दर और इसके बनने की दर दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखना। तो आप दोनों में से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। तो अगर मैं अभिकारक के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इकाई समय और ऊपर लिख दूंगा अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी, अभिकारक की सांद्रता में कमी। तो डेफिनेशन बन गया, इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी उस अभिक्रिया की दर कहलाती है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, R = आपका वही अपोन में तो आपका हो जाएगा इकाई समय, अपोन में तो क्या आ जाएगा, इकाई समय आ जाएगा, लेकिन ऊपर आप क्या लिख दोगे, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। ऊपर आप लिख दो उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। तो आपको यहां पता चल गया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में इकाई समय में उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है, दर कहलाती है। तो आपको अभिक्रिया की दर का डेफिनेशन समझ में आ गया कि अभिक्रिया की दर क्या होती है, वेग क्या होता है, वो आपको समझ में आया कि कोई भी अभिक्रिया किस दर से चल रही है, आगे की ओर बढ़ रही है, मतलब कितने समय में अभिकारक से उत्पाद बन रहा है। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हो कि इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी या इकाई समय में उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि को ही अभिक्रिया की दर कहते हैं। डायरेक्ट लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, यहाँ परिवर्तन लिखेंगे क्योंकि एक की सांद्रता कम हो रही है, एक की सांद्रता बढ़ रही है, तो परिवर्तन हो रहा है, तो अपन ने सीधा परिवर्तन लिख दिया। तो ये आपको समझ में आ गया कि अभिक्रिया की दर क्या होती है, अभिक्रिया की स्पीड से आप क्या समझते हो वो आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ अगर अपन देखें तो अभिक्रिया के दर के बेसिस पर अभिक्रिया की दर दो टाइप की होती है, उसको भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ समझना जरूरी है कि जो अभिक्रिया की दर होती है इसके बेसिस पे अगर बात करें तो अभिक्रियाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहले वो समझ लेते हैं। क्या कहा मैंने, दर के आधार पर अभिक्रिया की दर कितनी है उसके बेसिस पर अगर बात करें तो अभिक्रियाएं जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली अगर बात करें तो वो होती है आपकी तात्क्षणिक, या इसको आप ये भी कह सकते हो तीव्र अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इसका क्या मतलब है, नाम से ही समझ में आ रहा है ना आप सब लोगों को, नाम से समझ में। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, तीव्र या इंस्टेंटेनियस, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में, जिसको कंप्लीट होने में बहुत कम समय लगता है, अभिक्रिया को कंप्लीट होने में बहुत कम समय लगता है, तो ऐसी अभिक्रिया तात्क्षणिक या तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है। क्या कहा मैंने, ऐसी अभिक्रिया जिसको कंप्लीट होने में, जिसको पूरा होने में बहुत कम समय लगता है, ऐसी अभिक्रिया तात्क्षणिक या तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर इसको डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि कोई अभिक्रिया तीव्र होती है, फास्ट होती है, कोई अभिक्रिया स्लो होती है, ठीक है, या कोई मीडियम में होती है, मॉडरेट चलती है। तो इन सब का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। तो अभिक्रिया में एक्चुअली में होता क्या उसको पहले समझेंगे। मान लो आपने यहाँ पर एक रिएक्शन में लिख देता हूँ, जैसे BaCl2 प्लस मैंने यहाँ लिखा H2SO4। इतना बड़ा रिएक्शन लिखने से अच्छा मैं सिंपल रिएक्शन लिख देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ NaCl का रिएक्शन करवाया H2O के साथ, वाटर के साथ। तो इस रिएक्शन में होगा क्या, सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम यहाँ पर ये होने वाला है कि ये जो अभिकारक हैं टूटने वाले हैं। ये टूटेगा मतलब ये टूट गया आपका Na+ में और ये टूटेगा Cl- में, तो Na और Cl के बीच का बॉन्ड टूट गया। यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो ये H+, तो 2H+ बनाएगा, सॉरी H+ और OH- बनाएगा। तो ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे बायन, ये NaOH के साथ रिएक्शन करके आपका NaOH बना दिया और ये HCl के साथ रिएक्शन करके आपका HCl बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका केमिकल रिएक्शन हो जाएगा।
अब यहाँ क्या हुआ है कि जो अभिकारक है वो टूटे हैं, मतलब अभिकारक के पुराने बंध जो है वो टूट गए हैं और फिर इन्होंने नए बॉन्ड बनाए और उत्पाद का फॉर्मेशन किया है। यही रासायनिक अभिक्रिया में होता है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक जो होते हैं उसके पुराने बंध जो होते हैं वो टूटते हैं, वो नए बंध बनाता है और उत्पाद बनाता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में होता है। तो अब बॉन्ड टूट रहा है तो इसके लिए एनर्जी भी लगेगा, बिना एनर्जी के तो कोई बॉन्ड टूटने वाला नहीं है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगने वाली है। तो अब आप ही सोचिए कि यदि यहाँ जो बंध बनने वाला है अगर ये बहुत मजबूत है तो उसको तोड़ने में एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, समय भी ज़्यादा लगेगा। अगर ये बंध जो है ये बहुत कमज़ोर है, वीक है, तो ये आसानी से टूट जाएगा, ऊर्जा भी कम लगेगी। तो बस यहीं से समझ में आता है कि यदि यहाँ अभिकारक के बीच का बंध जो है ये बहुत मजबूत है तो समय ज़्यादा लगेगा उसको तोड़ने में, ऊर्जा भी ज़्यादा लगेगी, मतलब अभिक्रिया क्या होगी, धीरे होगी। लेकिन अगर यहाँ जो बनने वाला बंध है वो बहुत कमज़ोर है, आसानी से टूट रहा है, तो फिर आपको समय भी नहीं लगेगा और आपको एनर्जी भी नहीं लगेगी, वो आसानी से टूट जाएगा और वो क्या बना देगा, उत्पाद बना देगा। तो यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ कि जो तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं इनमें यहाँ जो होता है इनके बंध बहुत कमज़ोर होते हैं। बंध कमज़ोर होने से मतलब ये है कि यहाँ आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड जो होता है वो ऑलरेडी आयन के फॉर्म में होता है। NaCl को जैसे ही पानी में घोलोगे ऑलरेडी टूट जाएगा Na+Cl-। आयनिक कंपाउंड के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, जो आसानी से आयन में टूट जाता है जल में घोलने पर, तो ये आयन बना देगा। तो किसी भी मेटल के सोल्ट होते हैं वो उनके सॉल्यूशंस के अंदर आयन के फॉर्म में ही होते हैं, तो इनको अलग से तोड़ने का जरूरत ही नहीं है। ये डायरेक्ट रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे। तो आपको याद रखना है कि यदि आपके पास आयनिक कंपाउंड है तो अभिक्रिया क्या होने वाली, बहुत तीव्र होने वाली, फास्ट होने वाली। क्यों होने वाली वो मैंने आपको समझा दिया है। अब तीव्र अभिक्रिया के बारे में थोड़ा और समझे, इसके कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको बता दूं। ये भी इसका एग्जांपल था और भी मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूं। अभी जो मैं लिख रहा था वो भी इसका एग्जांपल था। यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं इनको कंप्लीट होने में 10⁻⁻14 से 10⁻⁻16 इतना कम समय लगता है। इतने कम समय में ये क्या हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल भी आप समझ लो, सेकेंड है ना, ये समय जो है मैंने काय में लिखा है, सेकेंड में लिखा है। इतने कम सेकेंड का टाइम इनको लगता है कंप्लीट होने में। तो चलिए अब मैं इसका रिएक्शंस बता देता हूँ। एक आयनिक कंपाउंड लिख देता हूँ BaCl2 प्लस, अगर इसका रिएक्शन में H2SO4 के साथ करवाता हूँ तो देखो यहाँ क्या होगा, ये आयन में रहेगा ऑलरेडी, Ba पर 2 प्लस और 2Cl माइनस। ये कैसे टूटेगा, ये 2H प्लस और SO4 2 माइनस। अब इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्शन कर लेगा तो BaSO4 बन जाएगा, BaSO4 प्लस यहाँ पर इसका हाइड्रोजन इसके क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, आपका बन जाएगा 2HCl। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये आयनिक रिएक्शन था, इसको होने में बहुत कम समय लगने वाला, मतलब ये आपका क्या है, तीव्र रिएक्शन है। चलिए अब अगला रिएक्शन देखते हैं। दूसरे टाइप की जो रिएक्शन होती है वो होती है अत्यंत धीमी रिएक्शन, धीमी अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, मतलब ये बहुत स्लो चलने वाली है। इसको कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। डेफिनेशन तो बहुत सिंपल, आप सीधा लिख सकते हो कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनको कंप्लीट होने में, जिनको पूरा होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ऐसी अभिक्रियाएं अत्यंत धीमी या स्लो रिएक्शंस कहलाती हैं। एग्जाम्पल भी आप लोग समझ सकते हो, एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ज़्यादा कोई डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है इसको। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोहा होता है उस पर जंग लगने की जो प्रोसेस होती है उसको बहुत समय लगता है। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास लोहा है बिल्कुल क्लीन है, उस पर पहले से जंग नहीं लगा हुआ है, महंगी चीज़ है, और उसको आप नमी में रख रहे हो या ऐसी कहीं जगह रख रहे हो जहाँ पानी है, ऑक्सीजन है, तो उसको जंग लग जाएगा, कुछ समय में जंग लग जाएगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि रखते ही बराबर जंग लग गया, बहुत कम समय में, इतने सेकंड में भी, जो टाइम बताया था मैंने 0.5 सेकंड से भी कम टाइम का समय लग रहा है और आपका जो है उस पर जंग लग गया, ऐसा तो होगा नहीं। 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा, महीना भर भी लग जाएगा, लोहे की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो ये बहुत स्लो होने वाली रिएक्शन है, मापनीय नहीं है, आप देख के नहीं बता सकते हाँ ये पता चल रहा है कि धीरे धीरे जंग लगना स्टार्ट हो गया, उतना आसानी से नहीं लगता है। तो यहाँ पर ये उसका एग्जाम्पल हो जाएगा आसानी से। तो आयरन है, अगर मैं उसको नमी में रख देता हूँ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नमी में रख देता हूँ, तो ये जंग बना देगा। जंग का फॉर्मूला क्या होता है आप सब लोगों को पता है, फेरिक ऑक्साइड, 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, Fe2O3, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो होता है ये जंग का फॉर्मूला होता है। ये क्या है, रस्ट है, लोहे पर लगने वाला जंग है, कोरोजन आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसी को अपन जंग कहते हैं। ये हाइड्रेटेड का मतलब ये होता है कि जब भी आप फॉर्मूला लिखते हो उसके साथ आपने यहाँ पर ये H2 लिखा, डॉट लगाकर H2 लिखा, मतलब वो जलीय है, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं,
तो उसको अपन हाइड्रेटेड कहते हैं। अब यहाँ कितना वाटर मॉलिक्यूल्स है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है इसकी जगह, क्योंकि नमी की उपस्थिति में हो रहा है इसलिए X H2O लिख दिया जाता है। तो लोहे का जंग लगना उसके ऊपर, ये एक अत्यंत धीमी अभिक्रिया होती है। थर्ड वाली जो होती हैं वो मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं, जिसको अपन कह सकते हो मध्यम अभिक्रिया। मध्यम अभिक्रिया जो होती हैं, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये अभिक्रिया जो होती है एक रूम टेम्परेचर पर मापनीय गति से चलती रहती है, कैलकुलेटेड गति से चलती रहती है। मतलब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, माप सकते हो कि ये किस गति से हो रही है। तो वो अभिक्रिया जो होती है वो मध्यम होती है। ना तो ये ज़्यादा बहुत फास्ट होती है कि आपको पता ही नहीं चले अभिक्रिया कंप्लीट हो जाए, और इतना धीरे भी नहीं होती कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि अभिक्रिया कंप्लीट कब होगी, है ना। तो ये एक मापनीय दर से चलती है और रूम टेम्परेचर पर आसानी से अभिक्रिया चलती रहती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो होती है वो मध्यम अभिक्रिया होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया न तो बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है और बहुत तो न ज़्यादा धीरे चलती है। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। आप लोगों ने सुक्रोज का फॉर्मूले का सुना होगा नाम। सुक्रोज जो होता है उसका अगर मैं जल अपघटन करवाऊँ, फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसका अगर मैं जल अपघटन करवाऊँ तो ये दो अणुओं में टूट जाता है, दो अणु बनाता है। एक बनाता है ग्लूकोज का C6H12O6 प्लस C6H12O6, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। एक आपका ग्लूकोज होता है और एक आपका फ्रक्टोज होता है। अगर आप बायोलॉजी वाले हैं तो आप लोगों को पता होगा कि दोनों का फॉर्मूला सेम है, उसके बाद भी क्यों किसी को ग्लूकोज कहा जाता है और एक को फ्रक्टोज कहा जाता है। अलग अलग नाम क्यों है? क्योंकि इनका प्रॉपर्टी अलग अलग है। इनका फॉर्मूला तो एक है लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को जैव अणु करके एक चैप्टर पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री में, उसमें इनके बारे में डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं, मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं। तो यहाँ अभी समझ लें कि ये मध्यम अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रिया जो न तो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है न बहुत ज़्यादा धीरे चलती हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है यहाँ ये सुक्रोज है। सुक्रोज का जल अपघटन, सुक्रोज जो होता है जब इसका जल अपघटन होता है तो ये दो अणु बनाता है, एक ग्लूकोज का एक फ्रक्टोज का। ये अभिक्रिया रूम टेम्परेचर पर ही चलती है, नॉर्मल स्पीड से चलती है, मापनीय गति से चलती है। इसलिए ऐसी अभिक्रिया जो है क्या कहलाती है? मध्यम अभिक्रिया कहलाती है। तो मैंने आपको वेग के आधार पर 3 अभिक्रिया बता दी है। एक जो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, दूसरी जो बहुत ज़्यादा धीरे होती है, और थर्ड जो न तो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और बहुत न ज़्यादा धीरे होती है, मतलब मापनीय दर से चलती हैं। अब अपन वेग के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। वेग जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, वो किस तरीके से होता है, उसको कैसे डिनोट किया जाता है वेग को, वो समझते हैं। अब अपन बात करेंगे वेग की, दर की। अभिक्रिया की दर जो होती है इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये 2 टाइप की होती हैं। एक होती है औसत, जिसको अपन कहेंगे एवरेज दर या एवरेज वेग, और सेकेंड जो होती है वो होती है इंस्टेंटेनियस, जिसको अपन कहते हैं तात्क्षणिक। तात्क्षणिक दर या वेग, दर या वेग आप दोनों लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है तो मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि सपोज मान लो कि आप कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। सपोज मान लो आप रतलाम से उज्जैन जा रहे हैं, ये डिस्टेंस आपका 100 किलोमीटर है और आपको इसको ट्रेवल करने में 5 घंटे का समय लगता है। अब आपसे कोई पूछता है कि आपको रतलाम से उज्जैन आने में कितना, मतलब किस स्पीड से आए हैं आप ये बताएं, तो आप क्या कहोगे कि आपको 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में आपको 5 घंटे का समय लगा है। तो आप कहोगे कि मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ आया हूँ। ये आपने एवरेज बताया है। क्यों एवरेज बताया है? इसलिए आपने एवरेज बताया है कि आप लगातार जब रतलाम से निकले हैं और जब उज्जैन पहुँचे हैं तो क्या आप लगातार उसी स्पीड से चले 20 किलोमीटर की स्पीड से? ऐसा तो हुआ नहीं। कहीं कहीं आपकी स्पीड 30 किलोमीटर होगी, कहीं आपकी 20 से कम होगी, है ना। कहीं कहीं आपको ट्रैफिक कम होगा तो फास्ट चले होंगे, कहीं कहीं ज़्यादा ट्रैफिक हो गया होगा तो धीरे चले होंगे, कहीं रास्ता खराब होगा तो धीरे चले होंगे। तो इस तरीके से आपने जो एवरेज बताया है कि कुल मिला के मेरे को यहाँ आने में 5 घंटे लगे, मतलब मेरी लगभग जो एवरेज रेट जो स्पीड रही है वो 20 किलोमीटर की रही होगी। लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि एग्जैक्ट आप किस समय पे कितना किलोमीटर की स्पीड से चल रहे होंगे, ये नहीं बता रहे हो। तो इस टाइप की जो चाल होती है, इस टाइप का जो वेग होता है, उसी को अपन कहते हैं औसत दर। मतलब एक समय अंतराल ले लिया आपने, 5 घंटे का टाइमिंग लिया, पूरे 5 घंटे की जो ट्रेवलिंग करी है उसका आपने स्पीड बताया है, तो समय अंतराल आपका बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो इस टाइप की जो रेट होती है उसको औसत रेट कहते हैं। मतलब आप यहाँ कह सकते हो अभिक्रिया की दर जो होती है उसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। पहली बात तो ये रेट को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। नीचे आप क्या लिखेंगे? समय अंतराल। समय अंतराल मतलब आप डेफिनेशन क्या लिखोगे? समय अंतराल में होने वाला सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक या
उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। तो डेफिनेशन हो जाएगी औसत वेग की कि एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है। मतलब यहाँ आपने समय अंतराल ले लिया 5 घंटे का, या फिर आप कह सकते हो अभिक्रिया आपकी स्टार्ट हो रही है, वहाँ से लेकर अभिक्रिया के खत्म होने तक का जो समय है आपने वो देख लिया और उसके हिसाब से बताया कि अभिक्रिया जो है किस दर से चली होगी, तो उसको औसत दर कहते हैं। लेकिन आप पर्टिकुलर किसी टाइम पर, समय के किसी क्षण पर आप एग्जैक्ट बता रहे हो कि इस समय यह अभिक्रिया इस स्पीड से चली होगी, तो उसको अपन ताक्षणिक दर कहते हैं। मतलब किसी क्षण पर, है ना, समय के किसी क्षण पर, सीधा लिख देता हूं, समय के किसी क्षण पर अभिक्रिया की दर कितनी है, उस क्षण में कितना अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हुआ है, उस समय अभिकारक उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ है। समय के किसी क्षण पर अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की ताक्षणिक दर कहलाता है। और अगर आपने पूरा समय अंतराल लिया है और एक पूरा कंप्लीट होने के बाद आप बोल रहे हो कि इस स्पीड से चली होगी, तो वो क्या कहलाती है, एवरेज रेट कहलाती है। तो यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो होता है वो किसका होता है, ताक्षणिक दर का होता है, कि पर्टिकुलर इस टाइम पर अभिक्रिया जो है वो किस दर से चल रही है, उसी को अपन ताक्षणिक दर कहते हैं। तो अभिक्रिया की दर को 2 तरीके से डिनोट किया जाता है। अब इनको पूरा डिनोट करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको एक रिएक्शन लिख के समझाता हूँ तो और आसानी से समझ में आएगा। डेफिनेशन तो समझ में आ गया है ना आप लोगों को, क्या कहा है, फिर नहीं आया तो एक बार और सुन लें कि औसत वेग किसको कहेंगे, कि किसी समय अंतराल में, दिए गए समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन जो है उसको अपन क्या कहते हैं, अभिक्रिया की औसत वेग कहते हैं। और किसी दिए गए पर्टिकुलर क्षण पर, समय के किसी क्षण पर अभिक्रिया की दर कितनी है उसको अपन कहेंगे ताक्षणिक दर। ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे व्यक्त किया जाता है। मान लो आपके पास कोई अभिक्रिया है, ये ए है, इससे उत्पाद जो है आपका बी बन रहा है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको ये समझना है कि जो अभिक्रिया की दर होती है उसकी अगर मैं बात करूं तो जितने समय में अभिकारक ए जो है ये खत्म हो रहा है, खर्च हो रहा है, उतने ही समय में बी उतना ही क्या हो रहा है, बन रहा है। मतलब इसके खर्च होने की दर और इसके बनने की दर आपस में क्या है, बराबर है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको समझना है। क्या कहा मैंने, इसके खर्च होने की दर और इसके बनने की दर आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यदि मान लो यहाँ पर 2 अभिकारक भी होते हैं, जैसे मान लो यहाँ मैं 2 अभिकारक लिख दूँ, A + B, ये 2 अभिकारक है और आपका उत्पाद क्या बन रहा है, C बन रहा है। तो जितने इसके खर्च होने की दर होगी उतनी ही इसके भी खर्च होने की दर होगी, ठीक है, और उतनी इसके बनने की दर होगी। मतलब इन तीनों की दर आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो किसी भी एक के बेस पे आप यहाँ पर अभिक्रिया की दर को व्यक्त कर सकते हो। अभी मैं समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। मान लो आपको ए के फॉर्म में लिखना है, तो मैंने कहा अभिक्रिया की दर को आर से डिनोट करते हैं। सबसे पहले अपन औसत दर को व्यक्त करते हैं। किसको, औसत दर को। तो औसत दर को कैसे लिखेंगे, आर = समय में परिवर्तन। समय में परिवर्तन को अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। अब देखो परिवर्तन की जब भी बात आती है तो अपन 2 सिंबल यूज करते हैं, एक डेल्टा और एक स्मॉल डी। जब ज़्यादा समय अंतराल होता है तो डेल्टा यूज करते हैं, जब कम होता है तब स्मॉल डी। तो औसत दर में तो ज़्यादा होता है तो यहाँ पर डेल्टा यूज करें, और जब ताक्षणिक दर की बात करेंगे तो स्मॉल डी लिख देंगे। बस इतना ही अंतर होता है। तो चलिए, आर = समय में परिवर्तन इकाई डेल्टा टी, और सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा ए। सांद्रता में परिवर्तन को ब्रैकेट में लिखेंगे। अब अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है तो इसके आगे क्या लगा दो, माइनस लगा दो। तो ये हो गया R = डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। उत्पाद के लिए लिखना है तो ये इसके बराबर में भी आ सकता है, आप बराबर में लिखो। मैंने अभी जस्ट कहा कि जितने समय में ये खर्च होगा उतने समय में ये बनेगा, दोनों की दर आपस में बराबर है। लेकिन यहाँ ये बन रहा है, इसकी सांद्रता में वृद्धि हो रही है, तो इसके लिए आपको माइनस नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है, तो ये कमी को बताता है ये माइनस। यहाँ तो वृद्धि हो रही है तो वृद्धि के लिए प्लस का साइन, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखो डेल्टा बी अपॉन समय अंतराल। इसी को अगर आपको ताक्षणिक दर के रूप में लिखना है, ताक्षणिक दर में क्या होता है कि डेल्टा टी जो होता है ये बहुत छोटा होता है, मतलब ये 0 की ओर अग्रसर होता है। यहाँ लिमिटेशन आ गई, क्या आ गई, लिमिटेशन आ गई कि डेल्टा टी जो है बहुत छोटा होता जा रहा है, समय अंतराल बहुत कम हो गया, पर्टिकुलर टाइम में आपको बताना है। तो R = आपका क्या हो जाएगा, अभिकारक के लिए लिखोगे तो माइनस तो आएगा, लेकिन अब डेल्टा नहीं लिखना है, क्या लिखना है, डेल। डी लिखो और ए, फिर डी टी = अगर उत्पाद के रूप में लिखना है
ये व्यक्त करने का तरीका होता है। किसी भी अभिक्रिया की दर को आप इस तरीके से व्यक्त कर सकते हो। अब एक और प्रॉब्लम आती है, उसको समझते हैं। यहाँ तो आपका क्लियर हो गया, अब आगे देखते हैं थोड़ा और। सपोज मान लो ये जो अभिक्रिया है ये कुछ इस तरीके से होती है, a प्लस बी और c बन रहा, b भी होता। तो अगर इसके लिए भी लिखना है आपको तो आप कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ a के लिए लिखना है तो वही माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, डेल्टा a अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू b। सबकी बराबर रहती है दर आपस में, है ना। इसके खर्च होने की दर, इसके खर्च होने की दर और इसके बनने की दर सब आपस में बराबर है। तो इसके खर्च होने की दर लिख दी, इसके खर्च होने की दर क्या होगी, यहाँ भी माइनस आ जाएगा क्योंकि ये भी खर्च हो रहा है। तो डेल्टा b अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू, ये बन रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा c अपॉन डेल्टा t। ये लिखने का तरीका हुआ। औसत दर के लिए, इंस्टेंटेनियस के लिए, ताक्षणिक के लिए लिखना है तो सब जहाँ भी डेल्टा लगा है वहाँ सब आप स्मॉल d लगा देना, कोई टेंशन नहीं है ना। यहाँ तो डेल्टा ही आएगा क्योंकि ये औसत के लिए लिखा है। अब एक और तरीका होता है, क्या हो जाए कि आपको रिएक्शन चेंज कर दे, a प्लस 3b इज इक्वल टू c, इस तरीके से आ जाए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 3 लगा दिया, तब आप इसको कैसे लिखेंगे? चलिए इसको लिखते हैं। तो a के लिए तो वैसे लिखा जाएगा, अगर a के फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिखोगे, माइनस का साइन लगाओ, डेल्टा a अपॉन डेल्टा t। अब मैं केवल औसत के लिए लिख रहा हूँ, है ना। दोनों के लिए सेम तरीके से लिखा जाता है, डेल्टा की जगह d लगा देना बस। b के लिए लिखना है तो कैसे लिखूंगा, वही मुझे माइनस का साइन लगाना है, डेल्टा b अपॉन डेल्टा t। लेकिन इसके आगे 3 लगा हुआ है तो 3 का क्या करूँगा, क्या 3 मुझे यहाँ लिखना चाहिए? अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो देखो ये इससे 3 गुना हो गया, यहाँ पर 3 आ गया। तो मैंने क्या कहा था, जितना इसकी दर होती है उतना इसकी भी दर होती है, कम ज़्यादा नहीं होती है। तो ये 3 आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3 टाइम है, मतलब इसको आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, अपोन में। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो गुणांक होता है अभिकारक या उत्पाद की, कहीं भी आपको ये अगर गुणांक दिखाई देता है तो इसको आपको कहाँ लिखना है, अपोन में लिखना है। मतलब ये 3 कहाँ चला जाएगा, -1/3 में चला जाएगा। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बहुत काम आने वाला है, इसको आपको लिखना आना चाहिए कि अभिक्रिया की दर अगर आगे 3 लिखा हुआ हो तो कैसे लिखा जाता है। इसको ऐसे लिखना पड़ता है। फिर इज इक्वल टू c के फॉर्म में लिखना, तो माइनस का साइन नहीं लगाना पड़ेगा, डेल्टा c अपॉन डेल्टा t। ठीक है, अब मैं कोई केमिकल रिएक्शन ले लेता हूँ, उसको लिख के समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज मान लो मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, NO2 प्लस NO2 आपका बना रहा है NO प्लस O2। यहाँ लगा देता हूँ 2, यहाँ भी लगा देता हूँ 2। अभिक्रिया बैलेंस हो गई। अभी अभिक्रिया मेरे पास है, इसके लिए अगर मुझे रेट लिखना है तो इसको रेट को कैसे व्यक्त करूँगा, R इज इक्वल टू यहाँ कैसे लिखूँगा। देखो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, मुझे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि अभिकारक है, तो माइनस का साइन लगाओ, फिर डेल्टा लिखो। ये 2 है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले 1/2 लिख देता हूँ, फिर डेल्टा NO2 की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल आ जाएगा, आपको लिखना इस तरीके से। चलिए इसके लिए लिखते हैं, ये तो अभी का ये उत्पाद है तो माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन इसका आगे 2 है तो आपको वही 1/2 तो लिखना ही पड़ेगा। फिर NO की सांद्रता में परिवर्तन, तो डेल्टा लगा दो इसके आगे, और अपॉन में डेल्टा T इज इक्वल टू O2 के फॉर्म में लिखना है, तो ये भी उत्पाद है, प्लस में ही रहेगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो आपको यहाँ आगे कुछ भी नहीं लिखना, सीधा लिखो डेल्टा O2 की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। तो इस तरीके से कोई भी अभिक्रिया रहती है तो उसकी दर आपको व्यक्त करना आना चाहिए। ठीक है, एक रिएक्शन और बता देता हूँ। सपोज मान लो मेरे पास रिएक्शन है यहाँ पर H2 प्लस I2, ये आपस में रिएक्शन करके आपका 2HI बना रहा है। इसके लिए मुझे यहाँ पर दर लिखना है। अब मैं इंस्टेंटेनियस दर लिख देता हूँ, उसको भी ऐसे ही लिखा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, स्मॉल d H2 की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल, है ना। डेल्टा लगाने की जरूरत नहीं है, d लिख रहा हूँ ना, d लिखो या डेल्टा लगाओ एक ही बात है। ये इंस्टेंटेनियस के लिए हो गया, ये अभी तक अपन किसके लिए, औसत के लिए लिख रहे थे। आयोडीन के लिए लिखोगे तो ये भी आपका अभिकारक है तो ये भी कम होगा, तो इसके लिए भी माइनस लगाना, इसके आगे कुछ नहीं है तो कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा लिखो DI2 अपॉन DT। ये उत्पाद है, इसकी सांद्रता में वृद्धि होगी तो इसके लिए आपको माइनस लगाने का जरूरत नहीं है, लेकिन इसके आगे 2 है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1/2 डेल HI अपॉन डेल T। इस तरीके से आप व्यक्त कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अभिक्रिया की दर समझ में आ गई है। अभिक्रिया की दर 2 प्रकार की होती है, औसत और तात्क्षणिक या इंस्टेंटेनियस और एवरेज। दोनों आपको समझ में आएगी, एवरेज क्या होती है, इंस्टेंटेनियस क्या होती है। और एवरेज यानी दर के आधार पर अगर बात करें
तो अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, दर होती क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया। फिर मैंने चैप्टर का नाम रासायनिक बल गति की काइनेटिक्स आपका क्या होता है ये भी मैंने आपको समझाया। अब आप एनसीईआरटी की बुक उठाएं, जितना मैंने पढ़ाया है आप पढ़ें, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, इसके आगे की चीज़ें मैं आपको कल सिखाऊंगा। मिलते हैं कल की क्लास में।